हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 43 देखेंगे। पार्ट 42 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। हम लोगों ने इस सीरीज में अब तक कवर किया हुआ है 1335 सवाल। आज हम लोग 1336 से आगे बढ़ेंगे। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश। वाष्पीकरण का मतलब आप जानते हो, वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प के रूप में बदलना, और ये वाष्प वायुमंडल में चला आता है। तो अगर वायुमंडल में पहले से ज़्यादा जल वाष्प है तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं चाहेगा कि और वाष्पीकरण हो, यानी और जल वाष्प के रूप में बदल करके वायुमंडल में आए, तो घटेगी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि वातावरण में नमी अधिक है या फिर वातावरण जो है वो आर्द्र है, यानी कि आर्द्रता अधिक है। तो इन सब का एक ही मतलब है कि वायुमंडल में जलवाष्प पहले से अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? अम्ल के बारे में बताना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अम्ल जब कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। उसके बाद है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल क्षार अब आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट। सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर, जल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जलीय माध्यम में H+ देते हैं तो ये सही है। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल का मतलब ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। जैविक अम्ल यानी कि कार्बनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये अकार्बनिक अम्ल है, ये आंसर नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल अकार्बनिक है, ये भी नहीं होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी अकार्बनिक है, ये भी नहीं होगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में आपको मिल जाएगा, ये होता है कार्बनिक अम्ल, डी हमारा आंसर। फेन प्लवन विधि का उपयोग डैश के अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। फेन प्लवन, फेन का मतलब जानते हो, जैसे शैम्पू का फेन होता है, साबुन का फेन होता है, यानी कि झाग। तो फेन प्लवन विधि को हम लोग बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ का मतलब क्या होता है? झाग, ठीक है, झाग। और फ्लोटेशन का मतलब तैरना, यानी इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि झाग तैरेगा। सांद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, इसका आंसर जो है ये सल्फाइड है, सल्फाइड ओर। होता क्या है कि जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर किसी भी धातु का हो सकता है, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है तो जिंक का ये सल्फाइड ओर हो जाएगा ZnS। ये सल्फाइड ओर है जिंक का, यहाँ से क्या होगा? जिंक धातु को प्राप्त किया जाएगा। तो ये जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होती है, इम्प्योरिटीज भी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि इस इम्प्योरिटी को हटाना पड़ता है, इसे हम लोग गैंग भी बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जो ये धातु का अयस्क है, जो कि एक सल्फाइड अयस्क है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी हैं जिसे हम लोग गैंग बोलते हैं। तो इस अशुद्धि को हटाया जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग सांद्रीकरण बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो क्या करवाया जाता है यहाँ पर देखो क्या करवाया जाएगा। एक टैंक लिया गया है, ये पूरा एक टैंक है। इस टैंक में पानी है और पाइन ऑयल है। इस टैंक में सोल्यूशन है, लिक्विड है, द्रव है, जिसमें कि जल है और पाइन ऑयल है, यानी कि तारपीनी का तेल है। ये जो आपका सल्फाइड और इम्प्योरिटीज है, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना दिया जाएगा। इसका पाउडर बना दिया जाएगा और इस पाउडर को इस सोल्यूशन के अंदर, यानी कि इस जल और पाइन ऑयल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसमें डालने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक यंत्र को डाला गया है, इसमें एयर को भेजा जाएगा। एयर काफ़ी प्रेशर के साथ, एयर प्रेशर के साथ, ताकि ये जो पाउडर है इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आप ऐसे समझ लो ना, जैसे मान लो आपके पास बाल्टी है, बाल्टी में पानी है और उस पानी में आपने क्या करा? डिटर्जेंट पाउडर डाला, सर्फ डाला। सर्फ डालने के बाद क्या करते हो आप? हाथ से उसको मिलाते हो। मिलाने के बाद क्या होता है? जो झाग है या फिर बोल दो जो फेन है या फ्रोथ है, ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। यही होता है, सेम यहाँ पर यही चीज़ होने वाला है। जब एयर प्रेशर, यहाँ से एयर निकलेगा, ये अच्छे से मिक्स होगा पाउडर इस सोल्यूशन के अंदर, तो देखो यहाँ पर एक झाग बनेगा। इस झाग में सल्फाइड का ओर होता है। जैसे मान लो ये जिंक सल्फाइड था, इसको मैंने पाउडर बना दिया और इसमें अशुद्धियाँ भी हैं, तो अब जो ये झाग है इसी में ये ZnS है, जिंक सल्फाइड का ओर है।
दूसरे ओर भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जिंक सल्फाइड ले रहा हूँ। तो सल्फाइड ओर इस झाग के अंदर चला आएगा और जो भी अशुद्धियाँ होती है ये नीचे बैठ जाती है। देखो जो गैंग लिखा हुआ है यही अशुद्धियाँ जो कि नीचे तली में आकर के बैठ गई है। और इस झाग में क्या है, सल्फाइड ओर है। अब इस झाग को दूसरे टैंक में निकाल लिया जाएगा या फिर बोल दो दूसरे। तो यही होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पाइन ऑयल का भी इस्तेमाल होता है। पाइन ऑयल का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये जो झाग है ये आसानी से बनता है। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है, जैसे यहाँ पर देखो एक फ्यूज है जिस पर 5 एम्पियर लिखा हुआ है, एक फ्यूज है जिस पर 16 एम्पियर लिखा हुआ है। फ्यूज को आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी अगर यहाँ से मान लो ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो अगर यहाँ से 5 एम्पियर तक का करंट गया पास हुआ तो ठीक है, फ्यूज जो है ये गलने वाला नहीं है, पिघलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा पास होगा करंट यहाँ से तो ये फ्यूज पिघल जाएगा। यहाँ देख लो 16 एम्पियर वाले में क्या होगा, 16 एम्पियर से अधिक अगर करंट फ्लो होगा तो ये फ्यूज पिघल जाएगा। यह 8 एम्पियर दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूज केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब, नहीं ये नहीं होगा, ये धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव तो प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ये दोनों ही जो तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। सूर्य से आने वाली जो वी किरण है, सोलर रेडिएशन, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यांत्रिक तरंग है। एलील होते हैं, एलील होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप। एक ही जीन के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं एलील। जैसे जेनेटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एलील्स होते हैं। ये दोनों एलील्स होते हैं जो किसको कंट्रोल करता है, लंबाई को। जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर मटर के प्लांट को चूज किया था मेंडल ने, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी मटर के प्लांट को लंबा बनाना चाह रहा था, स्मॉल टी मटर के प्लांट को छोटा बनाना चाह रहा था, बौना बनाना चाह रहा था। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है आखिर दोनों तो लंबाई को ही कंट्रोल कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि लंबाई को कंट्रोल करने वाला जो जीन है इसके ये दो फॉर्म्स हैं, जो एक लंबा बनाना चाह रहा है, एक छोटा बनाना चाह रहा है। तो ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है इसी को हम एलील बोलते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो आई है। अब इस आई जीन के 3 फॉर्म्स होते हैं, आई ए होता है, आई बी होता है और स्मॉल आई होता है। जो आई ए है ये हमारे ब्लड ग्रुप को ए बनाना चाहता है, यानी कि आई ए के कारण हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, आई बी के कारण ब्लड ग्रुप बी होगा और स्मॉल आई के कारण ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ये सारे जो 3 फॉर्म्स हैं यहाँ पर ये इस जीन के लिए एलील्स हैं। इसी आई जीन का ये अलग अलग 3 फॉर्म्स हैं। तो यही होता है एलील। बी हमारा आंसर। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण पेशीय ऊर्जा में और फिर पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का पेशीय ऊर्जा में और पेशीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि जो पैडल मार रहा है उसका बॉडी भी गर्म हो जाता है साइकिल चलाते चलाते, तो ऊष्मीय ऊर्जा में भी होगा। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण एंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? देखो एंद्रिक का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है एंद्रिक का मतलब क्या होता है तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन ये जरूर पता है कि पादप के जो 5 समूह होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें सबसे साधारण कौन है जो सबसे पहले आया होगा? तो थैलोफाइटा के अंदर जो पादप है वो सबसे पहले आए, यानी कि जो शैवाल है वो सबसे पहले आए। तो बी हमारा आंसर। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो ऊंचाई क्या है? निश्चित है। ऊंचाई क्या है? निश्चित है। तो निश्चित ऊंचाई है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो स्थितिज ऊर्जा नहीं बदलने वाली है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। भले आप वेग बदल दो, वेग बदलने से क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा ना। स्थितिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई निश्चित है। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल। तो बल बराबर हमारा होता है संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय। संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय, यानी कि संवेग में परिवर्तन का जो दर है उसी को हम बल बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन दे रखा है 10, समय दे रखा है 0.02। सॉल्व करेंगे तो 500 न्यूटन आएगा।
500 न्यूटन हमारा आंसर। निम्न में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। मैक्रो का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो पोषक यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे हम लोग मैक्रो बोल देते हैं, और जो कम में चाहिए उसे हम लोग माइक्रो बोल देते हैं। तो माइक्रो में जैसे कि विटामिन हो गया, जो भी विटामिन्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, मिनरल्स, ये माइक्रो होते हैं। और मैक्रो में जैसे कि आपका फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, ये सारे क्या है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी को। विटामिन हमारा आंसर हो जाएगा। ये माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त में अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, जो पहला तत्व होगा, हर आवर्त की मैं बात कर रहा हूँ, उसका पहला तत्व समूह 1 में आएगा। समूह 1 में जो भी तत्व आते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, उसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है। और जो अंतिम तत्व होता है वो समूह 18 में आता है। तो समूह 18 में जो तत्व है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, केवल हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम को छोड़ करके। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। घटते नहीं, बढ़ते होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है, द्रव्यमान के आधार पर नहीं है। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा जाता है। समस्थानिकों के बारे में तो बात ही नहीं करता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये सही है। हमसे गलत पूछा था तो ए, बी, सी ये गलत है। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होगा? यहाँ देखो आप, यहाँ अणु नहीं होगा, मोल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में देखो मोल दे रखा है, मोल 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 मोल, तो यहाँ पर क्या होगा, मोल होना चाहिए, अणु नहीं होगा। अगर आप अणु लिखोगे तो यहाँ पर अणु लिखना पड़ेगा ना। यहाँ अगर आपने मॉलिक्यूल लिख दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपका मन अगर आप यहाँ पर 2 मानते हो मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी आपको मॉलिक्यूल मानना पड़ेगा, यहाँ भी मॉलिक्यूल, यहाँ भी मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल। अगर आप मोल मानते हो तो यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 4 मोल, यहाँ पर 1 मोल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मोल होगा, अणु नहीं होगा। यहाँ देखो ये लेड नाइट्रेट है, यहाँ पर इसको हीट किया गया, गर्म किया गया। गर्म करने से क्या मिला? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ देखो 1 मोल लिया गया है, यहाँ पर 1 मोल लिया गया है, यहाँ पर देखो 2 मोल लिया गया है। जब 2 मोल लेंगे तब 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, 4 मोल। जब हम 2 लेंगे तो 4 मोल का उत्सर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर 1 ही मोल लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सारे में 2 से भाग लगा देंगे। सारे में 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। NO2 गैस का 2 मोल उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? नहीं लेता है वनस्पतिक जनन। वनस्पतिक जनन का मतलब हो गया यहाँ पर कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। तो जब हम पौधों को उगाते हैं, जब हम पौधों को उगाते हैं पत्तियों से, जड़ों से, तना से, तब हम उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, क्योंकि ये सारे कायिक भाग हैं। पौधों के अंदर 2 तरह के भाग होते हैं, एक कायिक भाग और दूसरा जननिक भाग। तो कायिक भाग के अंदर पत्तियाँ, जड़, तना ये सब आते हैं, और जननिक भाग के अंदर फूल, फल, बीज ये सब आते हैं। तो जब कायिक भाग से होगा तो हम उसे बोलेंगे कायिक प्रवर्धन या फिर बोल दो वनस्पतिक जनन। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 प्रकार के एलिमेंट के साथ मिलकर जाइलम उत्तक बनते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो जाइलम टिश्यू है, जो जाइलम उत्तक है, ये 4 एलिमेंट्स, 4 कंपोनेंट से बने होते हैं। ट्रैकीड से, ये पहला हो गया। वाहिका यानी कि वेसल्स, ये दूसरा हो गया। जाइलम पैरेन्काइमा, ये तीसरा हो गया। और जाइलम फाइबर, ये चौथा हो गया। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो हमारा आंसर ए सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लोएम की गैर जीवित कोशिका, गैर जीवित कोशिका यानी कि नॉन लिविंग सेल्स को हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, साथी कोशिका बोलते हैं। तो फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट्स देखो कौन कौन से हैं। एक है चालनी नलिका जिसे हम बोलते हैं सीव ट्यूब, ये पहला हो गया। साथी कोशिका दूसरा हो गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा तीसरा हो गया। फ्लोएम रेशे चौथा हो गया।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जाइलम टिश्यू के अंदर केवल ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है तीसरे नंबर का, केवल यही क्या है, जीवित है, यानी कि लिविंग है, बाकी सारे के सारे मरे होते हैं। फ्लोएम के अंदर ठीक उल्टा हो जाएगा, इसमें एक जीवित है, 3 मरे हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा, 3 जीवित होंगे और 1 मरा हुआ होगा। फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो केवल फ्लोएम रेशे हैं, ये 4 नंबर वाला, केवल ये है जो डेड है, बाकी सारे के सारे जिंदा हैं, जीवित हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जो साथी कोशिका है ये नॉन लिविंग सेल्स है, गलत हो जाएगा। केवल फ्लोएम रेशे है, फ्लोएम फाइबर्स है, केवल वही डेड है, बाकी सारे के सारे जीवित है, साथी कोशिका भी जीवित है। तो ए हमारा ट्रू है लेकिन बी हमारा फॉल्स है। तो केवल ए सत्य है, बी असत्य है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, इनमें से चेक करना है। तो यहाँ मैंने पहले बना लिया हुआ है ताकि हमारा समय यहाँ पर बचे, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ अब देखो आपसे बोल रखा है कि कार्बन के 1022 परमाणु हैं, कार्बन के 1022 परमाणु हैं। क्या आप बता सकते हो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है। हम सिंपली 12 लिख देते हैं या फिर 12 AMU लिख देते हैं या फिर हम 12 U लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। तो ये 12 AMU था एक परमाणु का। आपसे पूछा है 1022 परमाणु का, तो मैंने 1022 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पूरा वैल्यू है, ये आपको मिलेगा AMU में। ये आपको किस में मिलेगा, AMU में। और देखो यहाँ पर ये आप याद रखना, 1 AMU या फिर यूनिफाइड मास बोल दो आप, ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर केजी में बोले तो -27 kg हो जाएगा। ये AMU में था, मैंने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये जो पूरा वैल्यू हमें मिलने वाला है वो अब ग्राम में मिलने वाला है। ग्राम में मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हम आसानी से कंपेयर कर पाए। यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना। तो चलो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि ये पूरा वैल्यू हमें मिला ग्राम में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अणु है, तो हमसे पूछा है 1022 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान 44 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 है तो 12 + 32 हो जाएगा। तो एक अणु का 44 है, हमारे पास 1022 अणु है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 1022 से मल्टीप्लाई किया। वापस से हमने क्या करा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया इस नंबर से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद लोहा का तो आपको ग्राम में दे ही रखा है, ठीक है। उसके बाद है अमोनिया के 0.1 मोल का। तो आप ये बताओ मुझे 1 मोल का द्रव्यमान आप कैसे निकालते हो। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आप इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो, मोलिकुलर मास निकाल लो, जो आएगा उसमें ग्राम लगा देना। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 तो 17 इसका आणविक द्रव्यमान है। हमें 1 मोल का चाहिए तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे। हमें 0.1 मोल का चाहिए तो 0.1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.7 ग्राम आएगा। अब देखो यहाँ पर ए वाले में देखो 10⁻⁻24 लिखा हुआ है, 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब बहुत 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 ज़्यादा छोटा नंबर है ये बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। वैसे ही यहाँ पर देखो 10⁻⁻24 ग्राम है, बहुत छोटा नंबर है। इस दोनों की तुलना में ये 1 ग्राम बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा मान है। और इससे भी बड़ा मान किसका है, 1.7 ग्राम। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन ने कहा था चाहे पदार्थ तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिनके पास अपना खुद का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो डाल्टन हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। कल ही मैंने आपसे कहा था गैसों का विसरण दर सबसे अधिक होता है। तो अगरबत्ती का धुआं, इत्र की वाष्प, धुआं, ये सब तो तेजी के साथ विसरित हो जाएंगे। मेथी पाउडर हमारा आंसर। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। 2 तरह के तरंगे होती हैं, एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव, दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में देखो क्या होता है, वेव यानी कि तरंग जिस दिशा में चलती है उसके समानांतर जो माध्यम के कण होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जिस दिशा में तरंग चलती है उसके समानांतर, देख लो, उसके समानांतर जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ में क्या होगा, जिस दिशा में तरंग चलती है उसके लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण। ये अंतर होता है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि आपका जो है साउंड वेव है, ट्रांसवर्स अभी आपने देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानांतर।
इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि किसमें लंबवत और किसमें समानांतर कंपन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। पहले आवर्त में तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, 2 ही अधातु हैं। दूसरे में देख लो आप, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, टोटल 5 है। इसके अलावा आप किसी का भी चेक करोगे तो 5 से कम मिलेगा। हमारा आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। बट ये जो पूछा गया है, यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखा है योगात्मक अभिक्रिया का, ये सही तरीके से नहीं दिया गया है। क्या होता है एडिशन रिएक्शन में? यहाँ पर देखो आप, 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, इसीलिए एडिशन नाम पड़ा है। यहाँ देखो, एक इथेन का अणु है और एक हाइड्रोजन का अणु है। एक इथेन का मॉलिक्यूल और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये आपस में जुड़ चुके हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर मैंने लगा दिया स्टार। तो यहाँ पर आप देखो, यानी ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये यहाँ जाकर के जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए आप, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी एडिशन रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सीसी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो नहीं हो पाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो चुका है। सिंगल बॉन्ड तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पर देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसको भी जोड़ना है, ऐसे में क्या होगा, एक बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये आकर के देखो यहाँ पर जुड़ चुका है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ये होता है एडिशन रिएक्शन। यहाँ देखो हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसी हाइड्रोजिनेशन का इस्तेमाल होता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इको लोकेशन बोल दे या फिर बोल दे सोनार का उपयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई मापने के लिए, यहाँ पर जहाज़ों का मतलब क्या है, शिप। पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन बोल दे, इको का यानी इको का मतलब यहाँ पर प्रतिध्वनि है, ठीक है, प्रतिध्वनि। या फिर बोल दे सोनार का उपयोग किया जाता है पानी की गहराई मापने के लिए। पानी की गहराई मापने के लिए या फिर कोई रुकावट है रास्ते में, उसका पता लगाने के लिए इस इको लोकेशन या फिर सोनार का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा पार्ट 43 था, जो कि समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।